कहते हैं ना कि पैसा लोगों के सिर चढ़कर बोलता है, लेकिन जिस शख्स ने टाटा ग्रुप को टकसाल में बदल दिया था, उस रतन टाटा के ऊपर ना पैसों का प्रभाव था, ना पावर का। रतन टाटा काम को घंटों में बांधकर नहीं देखते थे और ना ही अपने रुतबे को अपने आसपास फैले आडंबर से बंधने देते थे। उसका ही नतीजा है कि भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित हो चुके रतन टाटा आज अपने परोपकारी सोच और सादगीपूर्ण सरल जिंदगी के लिए याद किए जा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। घर घर में शुभ लाभ पहुंचाते हैं, इस देश की शक्ति बढ़ाते हैं, हर ओर हरियाली लाते हैं, कठिनाइयों में साथ हम निभाते हैं, नई दिशा में बढ़ते हैं, इस बात भी हम बनाते हैं। वाकई टाटा का दायरा भट्टियों में पिघलते लौह अयस्क तक सीमित नहीं है। रतन टाटा ने उस विरासत को आगे बढ़ाया जिसमें देश की सामाजिक आर्थिक प्रगति और एक वैज्ञानिक नजरिया साथ साथ चलते हैं। और इस विरासत की एक बानगी देखिए। जमशेदजी नौसेरवानजी टाटा ने 1902 में अपने बेटे दोराबजी को एक चिट्ठी लिखी। इस पत्र में जमशेदजी ने एक ऐसे शहर को बसाने की बात कही जिसमें चौड़ी सड़कें हों, सड़क किनारे छायादार पेड़ हों, आबादी के बीच बगीचों के लिए पर्याप्त जगह हो, खेल के मैदान हो, मंदिर मस्जिद चर्च यानी हर धर्म के लिए पूजा या प्रार्थना स्थल हो। आप कह सकते हैं जमशेदजी नौसेरवानजी टाटा से लेकर रतन टाटा तक यही परिकल्पना टाटा के नाम पर बसे जमशेदपुर शहर का मूल चरित्र है। खेलने की सुविधा हमें भरपूर मिली। आजकल तो बच्चों को खेलने के लिए ग्राउंड्स नहीं मिलते, लेकिन हमारे पूरे टाटा स्टील के जो एरिया था उस एरिया में जगह जगह पे बड़े बड़े ग्राउंड होते थे। बड़े बड़े ग्राउंड मतलब 100 मीटर इंटू 100 मीटर। तो बाहर से जब लोग आते थे तो बोलते थे अरे तुम्हारे घर के पास में तो स्टेडियम है। लेकिन हमारे लिए एक ग्राउंड था और हमें लगता था कि ये कौन सा आश्चर्य का बात है। लेकिन अभी फील होता है कि एक 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में और 4-5 ऐसे ग्राउंड दे देना, ये टाटा स्टील ने बहुत अच्छा फैसिलिटी हमें दिया। और ये जो शहर है, इस शहर को इस तरह से बसाया कि बिल्कुल ग्रीन। अगर हम लोग कभी थोड़ा फ्लैट के ऊपर जाकर के देखते हैं तो ऊपर से पूरे पेड़ ही पेड़ दिखते हैं। शायद ही किसी शहर में इतने पेड़ पौधे हो। तो बिल्कुल इन्वायरमेंट फ्रेंडली शहर बसा, चौड़े चौड़े रोड बने और क्वालिटी ऑफ लाइफ जमशेदपुर का बहुत अच्छा रहा। रतन टाटा हमें इन सब के लिए बहुत याद है। ये आदमी की सोच की कितना मानता है, अपने श्रमिकों के लिए, अपने पदाधिकारियों के लिए तो सब जीता मरता है। लेकिन कैंसर जैसे बीमारी के लिए आपको आसाम में, पटना में, झारखंड में, कलकत्ता में कैंसर पीड़ितों के लिए अस्पताल खोलना, मुझे याद है, भारत भर के सब याद करेंगे। कोरोना काल में व्यक्तिगत रूप से रतन टाटा का जितना योगदान हुआ शायद भारत वर्ष के किसी आदमी से जुड़ा नहीं किया। और तो और आप देखिए कि टाटा के बीच के समय उनकी भूमिका, उद्योगपतियों की उनको एड्रेस। और मुझे याद है मैं उस समय चैम्बर का प्रेसिडेंट नहीं था, चैम्बर का प्रेसिडेंट CII में था। चैम्बर का प्रेसिडेंट 2 साल पहले था। सितंबर 2001 को CII की बैठक थी बॉम्बे में। बैठक में तो नहीं आया हूँ, लेकिन व्यक्तिगत रूप से तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल मरांडी से मिला। क्या बात हुई डिटेल हम नहीं जानते। इतनी मेरी जानकारी है कि जमशेदपुर के हवाई जहाज से जोड़ना और जो हम लोग मामला उठाए हुए थे, जहाँ अभी चकुलिया में हवाई पट्टी है, उसको ट्रेनिंग के रूप में वहाँ कैंप चालू करना उनकी सोच थी। इस सोच का मुकाबला कहीं नहीं है। भारतवर्ष में जितनी तरक्की हो, लेकिन स्वदेशी की भावना से जो तरक्की की बात, जो खेल कूद की बात, जो हॉकी की बात,
जो भारतीय परंपरा को सुजो रखने की बात उनके दिमाग में था, उनकी सोच में था, उस सकारात्मक सोच को उनके उत्तराधिकारियों को, टाटा स्टील के जितने महत्वपूर्ण अफसर हैं उनको अवश्य मूर्त रूप देना चाहिए। टाटा साहब का जो विचार थे उसको मूर्त रूप वो दे रहे थे, जीआरडी दे रहे थे। मुझे विश्वास है कि टाटा समूह के जितने पदाधिकारी हैं उनकी सोच को, समझ को, जीआरडी को, जेएनडी और रतन टाटा की सोच को वो कार्यान्वित करेंगे और हम पूरा झारखंड एक बहुत ही विकसित राज्य के रूप में होगा। यहाँ के खान खनिज को बंसी बना 1962 में जिस वक्त भारत और चीन के बीच युद्ध चल रहा था, कमोबेश उसी वक्त रतन टाटा लॉस एंजलिस की अपनी नौकरी छोड़कर भारत लौटे और जमशेदपुर स्थित टाटा स्टील में काम करने लगे थे। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि टाटा सरनेम वाले इस शख्स ने वहां शुरुआत अप्रेंटिसशिप के साथ की। जमीनी स्तर पर चीजों को समझने की उनकी खासियत ने ही रतन टाटा को 29 साल के भीतर टाटा ग्रुप का सुपर बॉस बना दिया। मंच का संचालन मैं कर रहा था और अधिकांश लोग हिंदी में बोल रहे थे, तो मैं ही उनके बगल में ठीक बैठा हुआ था। तो रतन टाटा साहब ने मुझसे कहा कि क्या बोलते हैं, ऑल द प्रोसीडिंग्स आर डन इन हिंदी। मैंने कहा सर यू कैन स्पीक इन इंग्लिश ऑल्सो, नो प्रॉब्लम। मैंने उनसे कहा कि जमशेदपुर में शिक्षा और चिकित्सा की व्यवस्था चाहिए, तो बोले टाटा ग्रुप कैन गिव हैंड होल्डिंग, टाटा ग्रुप कैन हेल्प, बट द कम्युनिटी सेड आल्सो हैव टू कम फॉरवर्ड। और जब हम लोग विजिटर्स बुक में लिखा रहे थे तो उनके साथ एक आए साथी विजिटर्स बुक में अपना रिमार्क्स लिख करके पेन उसी बुक पे छोड़ दिए। रतन टाटा जी ने अपने उन साथी का नाम लेकर के कहा कि ये पेन उनका है, आर.के. अग्रवाल जी का है, जो चैम्बर के अध्यक्ष थे। कहने का अभी ये बात बताने का अभिप्राय ये है कि इतने बड़े व्यक्ति, इतने उच्च श्रेणी के उद्योगपति, उनका इतनी छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना और एक पेन जैसी छोटी चीज को मार्क करके उनको जिनका पेन था उनको लौटवाना, ये ऐसे व्यक्तियों को बड़ा बनाती है। और ये कैसे बड़े बनते ये हम लोगों को दिखता है। बहुत शालीनता के साथ रहना, धीमा बोलना, जो बात बोलना उस पर गहरा बात छिपा रहना, ये सब उनकी विशेषताएं थी। लॉस एंजलिस की नौकरी छोड़कर जब रतन टाटा हिंदुस्तान आए तो जमशेदपुर में 6 साल तक काम किया, जहां प्रोजेक्ट मैनेजर से लेकर तब के मैनेजिंग डायरेक्टर एस.के. नानावटी के स्पेशल असिस्टेंट बने। उनके काम करने की लगन की प्रसिद्धि मुंबई तक पहुंची तो जे.आर.डी. टाटा ने उन्हें मुंबई बुला लिया। उसके बाद से उनकी कामयाबियों की उड़ान कभी थमी नहीं, लेकिन कामयाबियों के आसमान छूने वाले रतन टाटा के पांव हमेशा जमीन पर ही रहे। बीबीसी के मुताबिक 1992 में इंडियन एयरलाइंस के कर्मचारियों के बीच एक दिलचस्प सर्वेक्षण करवाया गया, जिससे पूछा गया कि दिल्ली से मुंबई की उड़ान के दौरान ऐसा कौन सा यात्री है जिसने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया है। तब सबसे अधिक वोट रतन टाटा को मिले। इसके पीछे के कारणों में शामिल था कि रतन टाटा को वीआईपी ट्रीटमेंट की तलाश नहीं रहती थी। वो अकेले चलते थे और अपना बैग या फाइल उठाने के लिए किसी असिस्टेंट की जरूरत भी उनको नहीं होती थी। यात्रा के दौरान उनको बेहद कम चीनी वाली ब्लैक कॉफी पसंद थी, लेकिन वो भी अगर ना मिल पाए तो वो फ्लाइट अटेंडेंट को डांटते नहीं थे। रतन टाटा के काम करने में एक अनुशासन, बिल्कुल जे.आर.डी. टाटा की तरह। वो वक्त के पाबंद थे और देर तक दफ्तर में बैठकर फाइलों में सिर घुसाए रखने वाले शख्स नहीं थे। जे.आर.डी. की तरह ही रतन टाटा भी शाम 6:30 बजे अपना दफ्तर छोड़ देते थे, फिर घर से दफ्तर से जुड़े कामों से दूर रहते थे। एक बेहद कामयाब उद्योगपति होने के बावजूद रतन टाटा ने अपने ऊपर पैसे, पावर और प्रसिद्धि को हावी नहीं होने दिया, जिसका नतीजा है कि ये तीनों चीजें जिंदगी भर उनके कदमों के पीछे पीछे दौड़ती रहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।
अभी छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के आगे आपको दिखाएंगे टाटा को रतन टाटा ने कैसे बनाया टकसाल।